नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में। पहले सुप्रीम कोर्ट देखेंगे, उसके बाद में हाई कोर्ट के बारे में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कह दो या सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कह दो या सर्वोच्च न्यायालय फिर उच्चतम न्यायालय। कहाँ स्थित है भारत में? दिल्ली में। ये कितना है? एक ही है जो कि दिल्ली में स्थित है ना। तो बात करें दोस्तों भारत के संघीय न्यायालय की, तो सबसे पहले भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1937 को। तो भारत में सबसे पहले संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1937 को। ठीक है, उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हो गया, यानी कि आज़ाद हो गया 1947 में, तो 28 जनवरी 1950 को 28 जनवरी 1950 को ये जो संघीय न्यायालय था, इसका नाम परिवर्तन कर करके सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय कर दिया गया। ठीक है, तो संघीय न्यायालय था, उसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। लेकिन जब भारत आज़ाद हो गया, तो आज़ाद होने के बाद में 28 जनवरी 1950 को जो संघीय न्यायालय था, उसका नाम परिवर्तन कर करके सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय कर दिया गया। ठीक है, अब आगे देखें तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, यह संविधान का संरक्षक होता है। ठीक है, तो संविधान का संरक्षक कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट, संविधान का संरक्षक। संविधान का संरक्षक कौन? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसके अलावा बात करें भारतीय संविधान का भाग, भारतीय संविधान का जो भाग है, भाग 5 के तहत अध्याय 4 में, है ना। अध्याय कौन सा होगा? अध्याय है 4। अध्याय 4 में केंद्रीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। ठीक है, केंद्रीय न्यायपालिका। तो क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान का भाग 5 के तहत 4 में क्या उल्लेख किया गया है? तो केंद्रीय न्यायपालिका। क्या उल्टा पूछ लिया जाए कि केंद्रीय न्यायपालिका का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 5 में है। और अध्याय की बात की जाए तो अध्याय 4 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जो आर्टिकल हैं वो 124 से 147, आर्टिकल 124 से 147 तक। ठीक है, आर्टिकल 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के संविधान और क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है। कहां से कहां तक? आर्टिकल 124 से 147 तक। ठीक है, अब बात करें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की, तो न्यायाधीश की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश है वो प्रारंभ में कितने थे? 8 थे। ठीक है, तो प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ में 8 थे। अब वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितने हैं? 33 + 1 यानी कि 34 न्यायाधीश हैं टोटल। ठीक है, 33 न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश है। क्लियर? तो टोटल की बात करें तो 34 हैं, 34 हैं, और मुख्य न्यायाधीश 1 है, अन्य न्यायाधीश 33 है। कुल 34 न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में हैं। ठीक है, इसके अलावा न्यायाधीशों की बारे में बात करें तो उनकी योग्यता क्या है?
तो उनकी योग्यता की बात की जाए तो न्यायाधीशों की योग्यता की बात करते हो वो 5 साल हाई कोर्ट का न्यायाधीश या 2 से अधिक न्यायालयों का न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, तो ये इनकी योग्यता है और राष्ट्रपति की नज़र में अच्छा कानून का ज्ञाता हो। ठीक है, तो इसके अलावा योग्यता के बाद में बात की जाए उनकी सेवानिवृत्ति की एज की, सेवानिवृत्त एज की बात करें तो 65 साल तक वो अपने पद पर रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे बात करें नियुक्ति की बात करें हम तो इनकी नियुक्ति जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। और जो सीजीआई होता है उसकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी परामर्श पर उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। ठीक है, अब बात करें त्याग पत्र की तो त्याग पत्र भी किनको दिया जाता है? राष्ट्रपति को। तो त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इनको पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है, यानी कि संसद के दोनों सदन में जब बहुमत पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के आदेश से इनको पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा आर्टिकल की बात करें सुप्रीम कोर्ट के अन्य आर्टिकल, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जैसे कि आर्टिकल 124। तो आर्टिकल 124 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना या गठन, तो सुप्रीम कोर्ट का स्थापना एंड गठन। तो आर्टिकल 124 में क्या लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना एवं गठन। ठीक है, आर्टिकल 125 की बात करें हम, आर्टिकल 125, तो आर्टिकल 125 जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन भत्ते, ठीक है, जो कि भारत की संचित निधि पर, तो वेतन भत्ते और पेंशन कहां से मिलती है उनको? भारत की संचित निधि से। ठीक से, भारत की संचित निधि से। इसके अलावा बात करें आर्टिकल 139 की, 139, तो आर्टिकल 139 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्तियां। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति, रिट जारी करने की शक्ति, आर्टिकल 139 के तहत सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति है और वो 5 तरीके की रिट जारी कर सकता है। कौन कौन सी? पहले की बात करें तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, तीसरे नंबर की बात करें तो उत्प्रेषण, चौथा कौन सा है? अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध। ठीक है, 5 प्रकार की ये सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 139 के तहत रिट जारी कर सकता है। क्लियर है? इसके अलावा बात की जाए तो प्रथम न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, प्रथम सीजीआई, भारत के प्रथम सीजीआई कौन थे बताइए? न्यायमूर्ति हरिलाल जे कानिया। ठीक है, तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरिलाल जे कानिया थे। ठीक है, वर्तमान की बात करें हम तो वर्तमान में सीजीआई कौन है? कौन से नंबर के हैं? 50वें नंबर के। ठीक है, 50वें नंबर के हैं, जो कि कौन है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, यशवंत
जो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं और वो 50वें नंबर के हैं। क्लियर हो गया यहां तक। अब बात करें हम हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय, ठीक है। इसमें आर्टिकल 214 के तहत, आर्टिकल 214 के तहत यह कहा गया है कि राज्यों में उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। तो राज्यों का उच्च न्यायालय, कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, आर्टिकल 214 के तहत बताया गया है, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 231 ये कहता है, आर्टिकल 231 ये कहता है कि संसद विधि या कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है, ठीक है। तो संसद द्वारा विधि बनाकर, संसद द्वारा विधि बनाकर एक या एक से अधिक ठीक है, या 2 या 2 से अधिक की बात कर ली जाए तो एक से अधिक या 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा बात करें हम वर्तमान में, तो वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं भारत में? 25। उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है भारत में? 25 है। और जो सबसे अंतिम यानी कि जो लेटेस्ट बना था अभी, वो आंध्र प्रदेश बना था 25वें नंबर का। कब बना था? 1 जनवरी 2019 को, ठीक है। तो 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश 25वां उच्च न्यायालय बनाया गया था। पहले 24 थे, लेकिन 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश को 25वां उच्च न्यायालय बना दिया गया, ठीक है। अब बात करें इनके न्यायाधीशों की, तो इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करें हम, इनकी नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के परामर्श पर ही इनकी नियुक्ति करता है, ठीक है। नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, लेकिन राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। इनकी योग्यता की बात करें हम न्यायाधीशों की, तो वो कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक कार्यालय में रहना जरूरी है, यानी कि न्यायिक क्षेत्र में उनका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और राष्ट्रपति की नज़र में एक अच्छा न्यायिक व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सेवानिवृत्ति की बात की जाए तो उसमें जो एज है वो कितनी है? 62 वर्ष है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? 65 है, लेकिन वर्तमान अपने हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनकी सेवानिवृत्ति आयु क्या है? 62 है, ठीक है। आगे बात करें इनके वेतन की बात करें हम, तो न्यायाधीशों को वेतन तो राज्य की संचित निधि पर से ही मिलता है, ठीक है। तो राज्य की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से परंतु जो इनको पेंशन मिलती है वो भारत की संचित निधि से मिलती है। ये इसको आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। पेंशन जो मिलती है वो भारत की संचित निधि से, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की, भारत की संचित निधि से। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को तो
भारत की संचित निधि से पेंशन, वेतन, भत्ते सब वहीं से मिलते हैं। लेकिन हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन तो मिलता है राज्य की संचित निधि से, जिस राज्य में वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन रिटायरमेंट होने के बाद में जो पेंशन मिलती है वो भारत की संचित निधि से मिलती है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 215, आर्टिकल 215 के तहत हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना, काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना, अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है, तो आर्टिकल 215 के तहत हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना है। ठीक है, इसके अलावा बात करें आर्टिकल 216 की, तो आर्टिकल 216 में हाई कोर्ट के गठन के बारे में बताया गया, हाई कोर्ट का गठन। ठीक है, हाई कोर्ट का गठन। इसके अलावा बात करें हम आर्टिकल 226 की, 226, तो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति। ठीक है, रिट जारी करने की शक्ति। सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति आर्टिकल 139 के तहत मिली हुई है। और हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। मैंने आपको बताया पहले भी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, 5 प्रकार की ये आर्टिकल 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, 3 नंबर है उत्प्रेषण, 4 नंबर अधिकार परीक्षा, और 5 नंबर हो गया आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध। 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 139 के तहत। ठीक है, इसके अलावा बात करें हम सबसे पुराना उच्च न्यायालय, सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? कलकत्ता हाई कोर्ट है ना। कलकत्ता हाई कोर्ट अपने देश का सबसे पुराना न्यायालय है। 1862 की बात करें हम तो 1862 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे उच्च न्यायालयों का निर्माण किया गया था। ठीक है, क्लियर हो गया है। इसके अलावा बात करें हम गुवाहाटी हाई कोर्ट की, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। ठीक है, और इसके तहत जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है उसके तहत सर्वाधिक राज्यों का उनके पास भार है। ठीक है, तो सर्वाधिक राज्यों का जो हाई कोर्ट है वो 4 राज्यों का है। गुवाहाटी हाई कोर्ट 1948 में इसकी स्थापना की थी। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल, ये 4 राज्यों का एक ही हाई कोर्ट है। कौन सा है? गुवाहाटी हाई कोर्ट, जो कि असम में है। ठीक है, अब बात करें असम में तो ये तो गुवाहाटी में होगा, लेकिन नागालैंड की बात करें तो ये इसकी पीठ कहाँ है? कोहिमा में। और मिजोरम की कहाँ है? मिजोरम की आइजोल में है। और अरुणाचल प्रदेश की कहाँ है? ईटानगर में इसकी पीठ है। ठीक है, तो ये गुवाहाटी हाई कोर्ट है, 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। और इस 4 राज्यों का हाई कोर्ट है, जो कि सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक राज्यों का ये हाई कोर्ट है। ठीक है, नमस्कार, मैं तुलसीराम SK बुक्स एंड SK कोचिंग के एडिटिंग एंड टीचिंग स्टाफ से हूं। जो बच्चे MR की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए SK बुक्स लेकर आया है ये गाइड तथा ये पेपर सेट। MR की संपूर्ण जानकारी के लिए इस बुक पर ये जो QR कोड दे रखा है, यहाँ से आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके। पहले MR की एक ही एग्ज़ाम हुआ करती थी, इस बार MR INET के रूप में 2 स्टेज में इसकी एग्ज़ाम होगी। फर्स्ट स्टेज के लिए ही ये गाइड बनाई गई है और फर्स्ट स्टेज के लिए ही ये पेपर सेट
तैयार किया गया है। देखिए ये गाइड है, इसमें तीनों ही सब्जेक्ट गणित, विज्ञान और सामान्य ज्ञान, इन तीनों ही सब्जेक्ट को शामिल किया गया है और तीनों ही सब्जेक्ट इसमें लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार विथ थ्योरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे। मैथ में जो सॉल्यूशन दे रखा है वहाँ शॉर्टकट ट्रिक्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी इस बुक में, क्योंकि एमआर का जो पेपर है उसमें जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैथ और साइंस को मिलाकर 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस प्रकार से टोटल 50 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस गाइड में 4 मॉडल पेपर दे रखे हैं, जिन मॉडल पेपर से आपको देखकर ये पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, किस प्रकार का पैटर्न एग्ज़ाम का होगा। इस गाइड में हमने जो एमआर की पहले जितनी भी एग्ज़ाम हुई हैं नेवी की, उनसे क्वेश्चंस लिए गए हैं, उनसे क्वेश्चन लिए हैं तथा वहाँ से भी क्वेश्चंस उठाए हैं जहाँ से नेवी एमआर में क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, वहाँ से भी तीनों ही सब्जेक्ट के क्वेश्चंस इसमें संकलित किए गए हैं। तो ये जो गाइड है ये लेटेस्ट पैटर्न और सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार की गई बुक है। बात करते हैं पेपर सेट के बारे में। ये पेपर सेट है, इसमें कुल 57 पेपर्स दे रखे हैं जो अभ्यास की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है ये पेपर सेट। देखिए ये जो गाइड और पेपर सेट है ये एस के बुक्स एंड एस के कोचिंग का लगभग 50 वर्षों का अनुभव है, उस अनुभव के अनुसार ही तैयार किया गया है। एग्जाम्पल के लिए आप NERGD का जो एग्ज़ाम हुआ है हाल ही में अप्रैल में NERGD का, उसका हमने अलग से वीडियो बनाकर डाला है कि हमारी बुक्स हैं उनमें से 85% से 95% तक के क्वेश्चंस हमारी बुक से मिले हैं। तो वहां आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। हमारा ऑफलाइन कोचिंग संस्थान भी है। ऑफलाइन कोचिंग संस्थान का अपना महत्व होता है। हमारा ऑफलाइन कोचिंग संस्थान है उसका 100% रिजल्ट रहता है। तो आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए 9812015967 पर कॉल करके संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।